कथा कहानी किस्सा के मित्रों को नमस्कार। हमारे आसपास कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें केवल अपनी भलाई ही दिखती है। वो बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आज प्रस्तुत है रूसी कथाकार एंटन चेखव की मजेदार रूसी कहानी की हिंदी प्रस्तुति लाचार औरत। रात को गाउट की असह पीड़ा और उसके बाद चिड़चिड़ाहट और मानसिक थकावट ने किस्तुनोव की हालत खराब कर दी थी। इसके बावजूद रोज की तरह वो एकदम सही समय पर अपने बैंक पहुंच गया। उसने ग्राहकों से मिलना और उनकी शिकायतों को सुनना शुरू भी कर दिया। काम तो वो कर रहा था, लेकिन बिल्कुल मुरझाया हुआ और कमजोर लग रहा था। वो बहुत ही धीमी आवाज में लोगों से बात कर पा रहा था। मरियल सी आवाज में एक प्रौढ़ महिला से उसने पूछा, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? महिला ने पुराने फैशन का लंबा कोट पहना हुआ था। पीछे से देखने पर ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा सा कुबड़ वाला कीड़ा बैंक में घुस आया था। बूढ़ी महिला ने जल्दी जल्दी से बोलना शुरू किया, देखिए महोदय, मेरे पति शुकिन विश्वविद्यालय में ऊंचे ओहदे पर काम करने वाले अधिकारी हैं। वो पिछले कई महीने से बीमार हैं। अब श्रीमान जी आप ही बताइए, वो बीमार हैं तो क्या उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है? ऊपर से जब मैं उनका वेतन लेने उनके कार्यालय गई तो उन्होंने 24 रूबल और 36 कोपेक काट कर बाकी का वेतन मेरे हाथ पर रख दिया। मैंने पूछा, क्यों भाई, ये कटौती किस बात की है? उन्होंने बताया कि मेरे पति ने क्लब फंड से उधार लिया था। किसी क्लर्क ने उनकी गारंटी भी ली थी। ऐसा कैसे हो गया? बिना मुझे बताए मेरे पति कैसे उधार ले सकते हैं? ये एकदम असंभव है। इस बात में तो कोई तुक नहीं है। मैं एक गरीब औरत हूं, अपने घर में कमरा किराए पर देकर मैं किसी तरह गुजारा कर रही हूं। हमेशा लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। कोई भी मुझसे दो मीठे बोल नहीं बोलता। मैं एक कमजोर लाचार औरत हूं श्रीमान जी। शिकायत करने वाली महिला पलकें झपक रही थी। फिर वो अपने कोट की बड़ी बड़ी जेबों में रुमाल खोजने लगी। किस्तुनोव ने महिला के हाथ से लिखित शिकायत ली और उसे पढ़ने लगा। कुछ देर बाद अपने कंधे उचकाते हुए उसने कहा, माफ कीजिए, ये सब क्या है? मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मैडम, मुझे लगता है आप गलत जगह पर आ गई हैं। आपकी शिकायत का हमारे इस ऑफिस से कोई मतलब नहीं। ऐसा करें, आप उसी विभाग से संपर्क करें जहां आपके पति नौकरी करते थे। श्रीमती शुकिन ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या बात कर रहे हैं जनाब, मैं पहले ही 5 ऑफिसों के चक्कर काटकर आ रही हूं। किसी ने भी मेरी शिकायत पर गौर नहीं किया। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। भला हो मेरे दामाद बोरिस मैटवेइच का, जिसने मुझे आपके पास आने की सलाह दी। उसने कहा था, मामा, आप मिस्टर किस्तुनोव के पास जाइए, वो बहुत काम के आदमी हैं, वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, मैं अब आपके पास आ गई हूं महोदय, आपको कुछ तो करना ही होगा। किस्तुनोव ने महिला को समझाते हुए कहा, मैडम शुकिन, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मेरी बात समझिए, आपके पति सरकारी सैन्य चिकित्सा विभाग में नौकरी करते थे। हमारा बैंक एकदम प्राइवेट कमर्शियल बैंक है। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? इसके बाद किस्तुनोव ने अपना ध्यान अगले ग्राहक की तरफ किया, जो सेना की वर्दी पहने हुए था और उसके मुंह पर कुछ सूजन सी दिखाई दे रही थी। मैडम शुकिन ने लाचारी भरी आवाज में कहा, महोदय, मेरे पास अपने पति की बीमारी का डॉक्टर द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र भी है। ये रहा, आप एक बार इसे देख तो लीजिए। किस्तुनोव ने परेशान होते हुए कहा, देखिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं आपसे फिर से यह कह रहा हूं कि इस सब का हमसे कोई संबंध नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है। मुझे पूरा यकीन है कि आपके पति को जरूर पता होगा कि आपको कहां जाना चाहिए और किससे बात करनी चाहिए। महिला ने विवशता जाहिर करते हुए कहा, अरे, इन्हें कुछ नहीं पता। वो तो ये कहते रहते हैं, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपना काम करो। बस हमेशा यही कहते हैं। अब आप ही बताइए, अगर मेरा काम नहीं है तो फिर ये किसका काम है? किस्तुनोव फिर से महिला की तरफ मुड़ा
और उसे निजी बैंक और सैनिक चिकित्सा विभाग के बीच के फर्क के बारे में समझाने लगा। वो ध्यान से किस्तुनोव की बात सुन रही थी, अपनी गर्दन भी हिला रही थी। किस्तुनोव की बात खत्म होने पर उसने कहा, जी जी जी, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। अगर ऐसी बात है तो कृपया उन्हें कह दीजिए कि मुझे कम से कम 15 रूबल तो दें। चलिए, बाकी की रकम मैं छोड़ दूंगी। ओह! किस्तुनोव ने अपना सिर और पीठ कुर्सी पर पीछे की तरफ टिकाते हुए कहा, आपकी समझ में कोई भी बात नहीं आ रही। हमारे बैंक में आपके द्वारा अपनी शिकायत जमा कराना ठीक वैसा ही है जैसा अपनी तलाक की अर्जी किसी केमिस्ट की दुकान में देना। ठीक है, आपको आपके पैसे नहीं मिले, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? रोनी सी आवाज बनाकर मैडम स्चुकिन ने कहा, श्रीमान जी, मैं जब तक जिंदा रहूंगी अपनी दुआओं में आपको याद करती रहूंगी। मैं एक कमजोर और लाचार औरत हूँ। मैं मौत को लेकर भी बहुत चिंता में हूँ। मुझे किराए पर रहने वाले लोगों से भी माथापच्ची करनी पड़ती है और अपने पति के कामों के लिए इधर उधर भागना भी पड़ता है। मैं इस पूरे हफ्ते चर्च गई हूँ, और तो और मेरे दामाद के पास भी कोई काम नहीं है। मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रही हूँ। मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाई। किस्तुनोव को अपने दिल की धड़कनें बढ़ती हुई महसूस हो रही थीं। अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखने के लिए सीने पर हाथ रखते हुए उसने फिर से श्रीमती शुकिन को समझाने की कोशिश की। वो इतना परेशान हो चुका था कि ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। अपना हाथ हवा में हिलाते हुए उसने कहा, माफ कीजिए, मैं आपसे अब और बात नहीं कर पाऊंगा। मेरा सिर बहुत बुरी तरह चकरा रहा है। आप हमारे काम में बाधा डाल रही हैं और अपना भी समय बर्बाद कर रही हैं। ओह! अपने क्लर्क को आवाज लगाते हुए उसने कहा, अरे एलेक्सी निकोलाइच, इधर आना भाई। क्या तुम मैडम को समझा सकते हो? किस्तुनोव सभी शिकायत करने वालों को वहीं छोड़कर अपने कमरे में चला गया। उसने लगभग 1 दर्जन कागजों पर हस्ताक्षर किए। एलेक्सी निकोलाइच श्रीमती शुकिन को समझाने में लगा हुआ था। अपने कमरे में बैठे किस्तुनोव को 2 आवाजें सुनाई दे रही थीं। एक तो निकोलाइच की मोटी और सपाट आवाज थी और दूसरी श्रीमती शुकिन की बारीक और तीखी आवाज। श्रीमती शुकिन वही राग अलापे जा रही थीं। मैं एक कमजोर और बेसहारा औरत हूँ और मेरी सेहत भी अच्छी नहीं है। मैं दिखती तंदुरुस्त जरूर हूँ, लेकिन मेरा शरीर अंदर से खोखला हो चुका है। मैं अपने पैरों पर बहुत मुश्किल से खड़ी हो पाती हूँ और भूख तो मेरी एकदम मर चुकी है। आज सुबह मैंने कॉफी पी, लेकिन पीते ही मुझे उबकाई आने लगी। एलेक्सी निकोलाइच ने विभागों के बीच के अंतर और कागज एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे जाने वाले जटिल काम के बारे में श्रीमती शुकिन को कई बार समझाया, लेकिन वो जल्दी ही थक गया। उसकी जगह बैंक के एक दूसरे कर्मचारी ने ले ली। हल्के हल्के बड़बड़ाते हुए एलेक्सी निकोलाइच कह रहा था, ये औरत भी कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है। अपनी उंगलियां चटकाते हुए वो बार बार जग से निकालकर पानी पी रहा था और सोच रहा था, बहुत ही बेवकूफ है ये। इसने मेरी हालत खराब करके रख दी है और अब दूसरों का भी यही हाल करेगी। मेरा तो सिर भन्ना गया। करीब आधे घंटे बाद किस्तुनोव ने अपनी घंटी बजाकर एलेक्सी निकोलाइच को बुलवाया। उसके आने पर किस्तुनोव ने पूछा, कैसा चल रहा है? उसकी समझ में कुछ आया? एलेक्सी ने जवाब दिया, हमने पूरी कोशिश कर ली है, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हमारे बस की बात अब नहीं है। हम जो बात करते हैं वो उसकी एकदम उल्टी बात करती है। मुझे तो उसकी आवाज से नफरत हो गई है। मैं और सहन नहीं कर सकता। आप ऐसा करिए कि सुरक्षा कर्मी प्योतर एलेक्जेंड्रिच को बुलवाकर इसे बाहर निकलवाइए। नहीं 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 भाई, चौंकते हुए किस्तुनोव ने कहा, वो बखेड़ा खड़ा कर देगी। उसकी चीख आसपास के फ्लैट में जाएगी तो वहां रहने वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं नहीं नहीं, उसे समझाओ भाई, प्यार से समझाओ। 1 मिनट बाद ही निकोलाइच की मोटी सपाट आवाज फिर से सुनाई देने लगी।
15 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि उसकी धीमी आवाज में झल्लाहट और गुस्सा झलकने लगा। वो अब ऊंची आवाज में बात कर रहा था। किस्तुनोव अपने कमरे में निराश और विवश सा बैठा सोच रहा था, बहुत ही घटिया औरत है, भेड़ जितना दिमाग भी नहीं है इसके पास। मुझे लग रहा है मेरा गाउट का दर्द फिर से उठने लगा है, माइग्रेन भी वापस लौट आया है। दूसरे कमरे में मेज के किनारे पर बैठे हुए एलेक्सी निकोलाइच का भी ऐसा ही हाल था। निराशा में वो मेज पर अपनी उंगलियां बजा रहा था। कुछ ही देर में उसकी उंगलियां उसके माथे पर बजने लगी। उसने गुस्से से खिजाते हुए कहा, सच बात तो ये है कि आपके पास दिमाग ही नहीं है। मैं आपको। बूढ़ी महिला इस बात पर नाराज हो गई। उसने कहा, आपको बात करने की तमीज नहीं है? अपनी बीवी से इस तरह बात करना, मुझसे तमीज से पेश आओ, समझे? निकोलाइच बूढ़ी महिला को गुस्से और तिरस्कार से देख रहा था, जैसे उसे कच्चा ही चबा जाएगा। उसने अपनी आवाज को यथासंभव संयत करते हुए कहा, गेट आउट। क्या? श्रीमती शुकिन गला फाड़ के चिल्लाई, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं कमजोर हूं, लड़ नहीं सकती, लेकिन मैं ये सब सहन नहीं करूंगी। मेरा पति विश्वविद्यालय में बहुत ऊंचे पद पर है। मैं अभी वकील दमित्री कार्लिच के पास जा रही हूं। अब तुम्हारी खैर नहीं है। देख लेना, मैंने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमे किए हुए हैं। तुमने मुझसे जिस गंदी तरह से बात की है, उसके लिए तुम्हें मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। तुम्हारे बड़े अफसर के पास जाऊंगी और तुम्हारी शिकायत करूंगी। एलेक्सी निकोलाइच जोर से चिल्लाया, अभी बाहर निकलो, अभी निकलो बाहर। किस्तुनोव अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। उसने पूछा, अरे क्या बात है, सब ठीक तो है? श्रीमती शुकिन गुस्से से तमतमा रही थीं। उनका चेहरा लाल पड़ गया था। कमरे के बीचों बीच खड़े होकर वो इधर उधर आंखें घुमाती हुई हवा में हाथ लहरा रही थीं। बैंक के कर्मचारी भी वहां पर महिला को घेर कर खड़े हुए थे। उनके चेहरे भी लाल हो गए थे और वो एक दूसरे को देख रहे थे। किस्तुनोव को देखकर बूढ़ी महिला उसकी तरफ तेजी से बढ़ी और बोली, श्रीमान जी, देखिए, इस आदमी ने, इसने मुझे देखकर मेज पर अपनी उंगलियां बजाना शुरू कर दी। फिर इसने माथे पर भी उंगली बजाई। आपने इससे कहा था कि मेरे मामले को देखे, लेकिन इसने तो मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मैं एक लाचार परेशान महिला हूं। मेरे पति विश्वविद्यालय में ऊंचे पद पर हैं। मेरे पिता भी सेना में मेजर के पद पर थे। आवाज में भरसक विनम्रता लाते हुए किस्तुनोव ने कहा, अरे अरे मैडम, मैं देखता हूं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, कुछ ना कुछ हो जाएगा। श्रीमती शुकिन ने उत्साह से कहा, हो जाएगा? तो कब तक मेरा पैसा मुझे मिल जाएगा श्रीमान जी? मुझे तो आज ही पैसा चाहिए। किस्तुनोव ने अपना कांपता हुआ हाथ अपने माथे पर रखा और गहरी सांस खींची। फिर कहा, मैडम, मैं आपसे कह चुका हूं कि ये एक प्राइवेट कमर्शियल बैंक है। आप हमसे क्या चाहती हैं? श्रीमती शुकिन उसे कुछ देर तक देखती रहीं, फिर बोली, श्रीमान जी, मैं केवल इतना चाहती हूं कि आप मुझ बेसहारा औरत पर दया करें। मैं सारी उम्र आपको दुआएं दूंगी। एक पिता की तरह मेरी रक्षा करें। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट से काम नहीं चल पाएगा तो मैं पुलिस का भी एक एफिडेविट दे दूंगी। मेहरबानी करके अब तो उनको कह दीजिए कि वो मेरा पेमेंट कर दें। किस्तुनोव को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के आगे जो कुछ भी है वो स्थिर नहीं है, घूम रहा है। उसने अपने फेफड़ों में भरी हुई पूरी हवा को बाहर निकाल दिया और लंबी सांस लेता हुआ अपनी कुर्सी पर धंस गया। उसने कमजोर सी आवाज में पूछा, आपका कितना पैसा बनता है? श्रीमती शुकिन ने कहा, जी 24 रूबल 36 कोपेक। किस्तुनोव ने अपनी जेब से अपना बटुआ निकाला और उसमें से 25 रूबल का एक नोट निकालकर श्रीमती शुकिन की ओर बढ़ा दिया। उसने कहा, ये लीजिए और भगवान के लिए अब जाइए यहां से। बूढ़ी महिला ने नोट को अपने रुमाल में सावधानी से लपेटा, अपनी जेब में रखा, अपने चेहरे पर प्यारी सी मीठी सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, महोदय, क्या मेरे पति को किसी और तरह की नौकरी भी मिल सकती है? किस्तुनोव खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसने कहा, मैं जा रहा हूं मैडम, मैं बहुत बीमार हूं,
मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। किस्तुनोव के घर रवाना होने के बाद एलेक्सी निकोलाइच ने निकिता को भेजकर दवाई मंगवाई। बैंक के सभी कर्मचारियों ने दवा की 20-20 बूंदें लीं, कुछ देर सुस्ताए और फिर से अपने काम पर जुट गए। श्रीमती इश्चुकिन बैंक के बाहर वाले हॉल में अगले 2 घंटे तक सोफे पर बैठी रहीं और किस्तुनोव की वापसी का इंतजार करती रहीं। वो अगले दिन फिर बैंक में दिखाई दी। लाचार औरत। अभी आपने रूसी कथाकार एंटन चेखव की रूसी कहानी की ये हिंदी प्रस्तुति सुनी। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।